हेलो फ्रेंड्स, एडुब्रेन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक उदाहरण से समझते हैं। ही प्लेज फुटबॉल इन हिज स्कूल ग्राउंड। यहाँ पर हम लोग इसका जो पैसिव वॉइस बनाए हैं वो है फुटबॉल इज प्लेड इन हिज स्कूल ग्राउंड बाय हिम। अब सवाल उठता है यहाँ कि फुटबॉल शब्द को पहले क्यों लाए, इज शब्द का प्रयोग किस आधार पर किए, प्ले का रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है, प्लेट वर्ब का तीसरा रूप हो चुका। इन हिज स्कूल ग्राउंड लिखने के बाद हम लोग बाय का प्रयोग किए और फिर अंत में हिम का प्रयोग किए। तो ये हिम कहाँ से आया और इन हिज स्कूल ग्राउंड हिम के पहले ही क्यों बैठा, ये सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा फार्मूला के जरिए। तो चलिए आगे आगे समझते हैं कि ये शब्द कैसे आए और ये सब शब्दों का बदलाव कैसे हुआ। एक एक करके बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, वॉइस चेंज के लिए जो सबसे पहली बात है वो हम लोग को निम्नलिखित बातों पर पकड़ बनाना होगा और वो क्या है। एक है आपका प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं इसको जैसे जानना जरूरी है, वैसे उसके केस पैसिव वॉइस के मामले में या पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पर विशेष ध्यान देना होगा। इसको भी समझते चलना है। उसके बाद वर्ब्स के फॉर्म्स भी समझने हैं कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि वर्ब्स के फॉर्म्स के आधार पर ही पैसिव वॉइस के सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है। अर्थात वर्ब का फॉर्म्स हमें अत्यंत जरूरी है जानना। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब, इसको भी समझना है और उसका भी यहाँ भेद या रूप समझना है। साथ ही साथ एक सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, यानी आइडेंटिफाई करना है हमको सब्जेक्ट कौन है। और जैसे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है वैसे हमें ऑब्जेक्ट की भी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। अर्थात ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने एक सेंटेंस में वो आने चाहिए। साथ ही साथ अदर वर्ड्स का पहचान भी होना चाहिए। अगर हम इतनी बातों को अच्छी तरह से समझ ले या पहचान ले तो यकीनन पैसिव वॉइस बहुत आसान हो जाएगा बनाना। चलिए एक एक करके देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउंस, सबसे पहले प्रोनाउंस को लेते हैं और उनको केस को लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है प्रोनाउंस है। एक प्रोनाउंस के दो केस पर विशेष ध्यान देना है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और अगर मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसिव वॉइस में। वी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। अगर अस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा, वी। उसी तरह यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे जानना जरूरी है और इसका ऑब्जेक्ट को भी जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट के रूप में इसका क्या रूप होगा। और ऑब्जेक्ट अगर ये है, मी है, अस है, यू है, हिम है, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ये सारे प्रोनाउंस का परिवर्तन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, इससे याद कर लेना है। इसे याद करके ही आगे बढ़े तो ठीक रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब ये आएगा तो फिर इसको वापस देखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अगली बार ये है वर्ब्स की। वर्ब्स के जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं और वो पांचों फॉर्म्स को हम लोग बारी बारी से एक बार देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ वर्ब्स के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वर्ब का पहला रूप है राइट, तो दूसरी रूप है रॉट, तीसरा इसका हुआ रिटेन, चौथा हुआ राइटिंग, पाँचवा हुआ राइट्स। अब चौथा पाँचवा बहुत इजी है, क्योंकि चौथा में हमेशा आईएनजी लगा हुआ है और पाँचवा में एस, ईएस, इस तरह की बातें हुई है। किसी एक और वीडियो में मैं बता दूंगा कि ईएस कब लगता है, एस कब लगता है, आईईएस कब लगता है, वीईएस कब लगता है, ये सारी चीज़ बता दूंगा। जैसे आप सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखे होंगे उसी प्रकार के यहाँ नियम लागू होते हैं। लेकिन आपको ये 3 रूप याद कर लेना होगा और ये याद प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो ये 3 रूप जो वर्ब का है, राइट, रॉट, रिटेन, रन, रैन, रन,
डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे वर्ब्स के फॉर्म्स याद होने चाहिए। इतना ही नहीं, और भी वर्ब है, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर रखा गया है। चलिए, वर्ब और उसके फॉर्म्स के बारे में जानकारी हम लोग ले लिए मोटा मोटे। अब आते हैं मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, वो दोनों को साथ साथ लेकर के समझते हैं। चलिए, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं और उसका कौन कौन से यहाँ फॉर्म है वो भी देखना जरूरी है, कौन कौन से फॉर्म्स। तो चलिए, इज, आर, एम, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। और उसका दूसरा फॉर्म मैंने पास्ट फॉर्म में वाज, वेयर, और हैज, हैव का है हैड, ये एक्सेलरी वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गया। इसके बाद आती है मॉडल वर्ब, उसका पहचान हम लोग थोड़ा देख ले। मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, दे, और उसी का पास्ट टेंस माने पास्ट फॉर्म विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ओके, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से दिमाग में ले लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे? किसी एक सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे, उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है, वो है किसे या क्या से। पैसिव वॉइस में हमें जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो किसे और क्या से प्राप्त करना है। वैसे तो कहाँ, कब, ये सारे चीज़ भी ऑब्जेक्ट पहचानने में मदद करता है, लेकिन उन सभी चीज़ों से यानी कहाँ से, कब से, इससे जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो पैसिव वॉइस बनाने के काम नहीं आएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के काम आएंगे किसे और क्या से। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेंटेंस दिया गया है, ही गेव मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। तो अब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे हम लोग किसे और क्या से। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, इससे पहचानेंगे हम किसे क्या से ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसे से। ही गेव मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। किसे दिया, तो देख सकते हैं मी, मुझे दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे, क्या से। तो क्या दिया, एक लेटर दिया। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में किसे और क्या दोनों ही ऑब्जेक्ट मिले। किसी में किसे मिल सकता है, किसी में क्या मिल सकता है, या फिर दोनों ही मिल सकता है। जैसे इस केस में दो ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, मी और लेटर, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के काम आएंगे। अब सवाल उठता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते समय लेंगे और किसको छोड़ देंगे। तो याद रहे, पैसिव वॉइस बनाते समय किसी एक ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, पहले की तरफ लाया जाता है, और एक को अदर वर्ड के रूप में व्यवहार किया जाता है। किसे लाएंगे वो आपकी मर्जी है, किसे से लाएं या क्या से लाएं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग तो वहाँ ये चीज़ और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो एक उदाहरण से समझे कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और दूसरा है अ लेटर। एक किसे से मिला और एक क्या से मिला। तो चलिए ऑब्जेक्ट की पहचान हम लोग यहाँ कर लिए। अब किसे को ऑब्जेक्ट नंबर 1 डाल दीजिए और क्या को ऑब्जेक्ट नंबर 2 डाल दीजिए। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो एक को या दो को, किसी एक को लाएंगे और एक को अदर वर्ड के लिए छोड़ देंगे। लाएंगे का क्या अर्थ है वो बाद में हम लोग समझेंगे। चलिए फार्मूला देख लेते हैं और उसी से पता चल जाएगा लाएंगे का क्या अर्थ है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का, सारा पैसिव वॉइस बनाने का एक फार्मूला है, एक यूनिवर्सल फार्मूला है। ओके, जैसे ओ, यानी एक सेंटेंस में देख सकते हैं कि ही गेव मी ए लेटर, उसमें ओ है मी और ए लेटर। तो आप ओ ए दोनों में से किसी एक को लाइए यहाँ पर, या तो मी को या तो लेटर को, ये दोनों में से किसी एक को लाना है। यही बात मैं बोलना चाह रहा था, किसी एक को लाना है और एक को अदर वर्ड, ये देख सकते हैं अदर वर्ड की जगह में छोड़ देना है। तो फार्मूला याद रख लेना है आपको, ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब। एक सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस में अगर सहायक क्रिया दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, मॉडल वर्ब अगर दिया है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर सहायक क्रिया नहीं दिया, मतलब HB नहीं दिया गया है एक्टिव वॉइस में, या मॉडल वर्ब नहीं दिया गया है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। हुआ। सहायक क्रिया मॉडल वर्ब क्या है, पीछे वाला स्लाइड से आप देख के समझ सकते हैं।
हिज एम आर वाज वेयर ये सब हेल्पिंग वर्ब है, कैन कुड शैल ये सब मॉडल वर्ब है। अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और एक्टिव वॉइस में अगर नहीं दिया गया है तो इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं करेंगे। प्लस खाली स्थान, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट को पहले आप लाए थे तो बाकी के जो ऑब्जेक्ट बच जाएंगे वो सब अदर वर्ड होगा। उसके बाद पाए का इस्तेमाल करेंगे, और प्लस सब्जेक्ट, यानी जो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकर के चलाएंगे या पीछे लेके चलाएंगे वो हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, पाए का प्रयोग हर पैसिव वॉइस में होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कब बदल जाएगा बाय के स्थान पर और क्या हो सकता है वो बाद में हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर गौर करने की बात है कि फार्मूला तो सेम है, लेकिन आप बहुत ध्यान से खाली स्थान पर नज़र रखें। खाली स्थान जो है पैसिव वॉइस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये जान गए तो एक दिन में सभी टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टेंस का एक दिन सीखेंगे, कंटिन्यूअस का अलग दिन सीखेंगे, परफेक्ट टेंस का अलग, ऐसा नहीं। हम एक ही फार्मूला में सभी पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं और एक दिन में सीख सकते हैं। चलिए क्या मतलब है यहाँ पर, इस खाली स्थान में क्या क्या बैठ सकता है। देखिए, जब आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जा रहा है तो एक्टिव वॉइस तो दिया जाएगा, ये वाली ही गेव मी अ लेटर ये तो दिया रहेगा। तो इसमें आपको देखना है क्या क्या बात है। तो अगर यहाँ पर अगर खाली स्थान में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो खाली स्थान में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है इज़ या आर या एम। लेकिन कब करेंगे इज़ या आर या एम का प्रयोग, उसके लिए जानना होगा कि एक्टिव वॉइस में वर्ब के कौन से फॉर्म, माने वर्ब का कौन सा रूप दिया गया है। जैसे इस केस में ही गेव वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया गया, लेकिन इज आर एम का जो यूज़ होगा जब वो पहला फॉर्म दिया रहेगा या पांचवा फॉर्म दिया रहेगा, जब एक्टिव में V1 या V5 दिया रहेगा। ओके, दूसरे लेवल में क्या है, दूसरी बात यह है कि वाज वेयर का भी इस्तेमाल हो सकता है इस खाली स्थान में। कब होगा, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया होगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ही गेव वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसलिए यहाँ वाज या वेयर का इस्तेमाल होगा। दोनों में से कोई एक होगा। आप समझ सकते हैं वाज सिंगुलर नंबर है, वेयर प्लूरल नंबर है। तो ये कब होगा, जब एक्टिव वॉइस में V2 हो, यानी जैसे यहाँ गेव वर्ब का दूसरा रूप दिया गया है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस खाली स्थान में हमको वाज या वेयर का प्रयोग करना है। और क्या है, उसके बाद हो सकता है आपका बीन का इस्तेमाल। इस खाली स्थान में बीन का इस्तेमाल होगा जब एक्टिव वॉइस में हैज या हैव या हैड दिया रहे, या आप दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप दिया रहे। तो आप वर्ब का तीसरा रूप समझे या फिर हैज हैव हैड समझे, क्योंकि हैज हैव हैड का इस्तेमाल होने से वर्ब का तीसरा रूप ही होता है, इसलिए सरलता के लिए मैंने हैज हैव हैड को ही लिया। तो हैज हैव हैड अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको इस खाली जगह में बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद बीन आता है, BEING। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक्टिव वॉइस में इज़ या आर या एम, यानी इज आर एम के साथ वर्ब का या वाज वेयर के साथ वर्ब का चौथा रूप दिया जाए। आप उसको छोड़िए, ध्यान रखिए वर्ब का चौथा रूप अगर दिया है तो हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब है वर्ब में ING लगा हुआ, जैसे गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, इस तरह से। अगर एक्टिव वॉइस में V4 दिया हो वर्ब का चौथा रूप यानी ING वर्ब, तो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। एंड फाइनली बी का प्रयोग, इस खाली स्थान में कभी कभी बी का प्रयोग भी होता है, और वो कब होगा ये आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब मतलब कैन, विल, शैल, माइट, ये सारे, कुड, ये सब हो, शुड, ये सारे अगर मॉडल वर्ब हो, इसमें से कोई एक हो तो एक खाली स्थान में बी का प्रयोग करेंगे। अच्छी तरह से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर से मैं एक बोल देता हूँ एक बात कि खाली स्थान पर पैसिव वॉइस में क्या क्या भरेंगे, इज आर एम भरेंगे। कब भरेंगे, जब ये एक्टिव वॉइस में V1 V5 दिया रहे। वाज वेयर कब भरेंगे, V2 दिया रहे। हैव, हैज,
हैड दिया रहे, हैव हैज हैड इस तरह से दिया रहे तो बीन का इस्तेमाल करेंगे। V4 यानी ING वाला वर्ब दिया हो तो इस खाली स्थान में बीइंग का प्रयोग करेंगे। और मॉडल वर्ब कैन विल सेल, अगर आप भूल रहे हैं तो पीछे वाला स्लाइड में मॉडल वर्ब क्या है देख सकते हैं। अगर वो एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये सभी बातों को दिमाग में रखना है। पैसिव वॉइस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक दो उदाहरण बना करके। पार्ट 1 में एकदम सिंपल वे में हम लोग देखते हैं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कठिनाई बढ़ाते चलेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे होगा, किसे या क्या से, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने फिर लिखा, ही गेव मी अ लेटर, तो इसमें सबसे पहला काम है मेरा ऑब्जेक्ट पहचानना। तो चलिए ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसे और क्या से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में, ही गेव मी ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। किसे दिया तो मुझे दिया, क्या दिया तो देख रहे हैं कि अ लेटर, एक पत्र दिया। दो ऑब्जेक्ट मिला हमको यहाँ पर, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, यानी दो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिला, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ये दो ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस बनाते समय आप किसी एक को पहले ला दें, यानी मी या एक अ लेटर को, ये दोनों में से किसी एक को पहले ला दें। आप किसी एक को लाएंगे तो किसी एक को अदर वर्ड में रख देंगे, जहाँ अदर वर्ड देख रहे हैं वर्ब के तीसरा रूप के बाद वहाँ रख देंगे। चलिए हम यहाँ पर मी को पहले लाते हैं, तो मी को पहले लाएंगे यानी मी ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, माने सब्जेक्ट के घर में रखेंगे। तो याद कीजिए प्रोनाउन में एक बात मैंने कहा था कि मी को सब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अगर भूल जाते हैं पहला स्लाइड एकदम देख लीजिए, मी को पहले लाए आई, देखिए पहला काम वॉइस का हो गया, ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए और सब्जेक्ट बना दिए आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की बात आती है। तो इसके संबंध में हम कहे थे आपको कि अगर मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब इसमें है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो उसका इस्तेमाल होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो आप इस पूरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं देख सकेंगे। ही गेव मी ए लेटर, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और मैं मॉडल वर्ब भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो मॉडल वर्ब भी नहीं है तो इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा। जो है वो मेन वर्ब है, गेव। देखिए मेन वर्ब का पहचान होता है हिंदी वाक्य में जिसमें ना लग जाए वही मेन वर्ब है। खाना पीना, रोना जाना, हंसना, जैसे यहाँ गेव है, मैंने गिव, पहला रूप हुआ गिव, देना, ये ना आने से ही आप समझ सकते हैं कि ये वर्ब है और मेन वर्ब है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट को पहले लाए, आई बन गया। हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा, मॉडल वर्ब अगर रहेगा एक्टिव वॉइस में तो उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं रहेगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चूँकि यहाँ पर कोई मॉडल और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर जाएंगे, HV और MV को छोड़ देंगे। ठीक है, खाली स्थान भरना बहुत ज़रूरी है। खाली स्थान में भरने से पहले आपको पहचान करना होगा कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है यानी जिसमें ना लग रहा है वो मेन वर्ब है, वो वर्ब का कौन सा रूप है। तो आप देख सकते हैं गेव वर्ब का दूसरा रूप है। तो वर्ब का जब दूसरा रूप होगा तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे हम लोग, वाज या वेयर। आई चूँकि एक वचन है इसलिए हम लोग उसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये हो गया खाली स्थान की बात। अब वर्ब का तीसरा रूप यानी यहाँ जो गेव दिया गया है उस रूप, उसका तीसरा रूप हमें जानना है क्या होगा। तो गिव का तीसरा रूप होता है, यानी गेव का तीसरा रूप होता है गिवन। हो गया, ये भी हो गया। अब अदर वर्ड, जैसा कि पहले मैंने बोला था कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक लेटर। चूँकि मी को मैंने पहले लाया तो ए लेटर, एक और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है वो अदर वर्ड के स्थान पर बैठेगा, अर्थात अब गिवन के बाद अ लेटर को हम लोग लिख देते। उसके बाद फार्मूला में नज़र रखिए बाय, तो बाय का इस्तेमाल किए। उसके बाद एस, यानी इसमें जो एस है ही है, वो ही को पीछे लाएंगे। पीछे लाएंगे मतलब ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये आपको कहाँ से मिलेगी जानकारी, प्रोनाउन वाली स्लाइड से, कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम।
इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हुआ कि आई वॉज गिवन अ लेटर बाय हिम। तो आप वीडियो को कई बार देखें, बहुत आसानी से देखें, रिलैक्स होकर देखें तो समझ में आएगी। अगर पैसिव वॉइस पहली बार आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 2-3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। आगे और बनाते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ऑब्जेक्ट का पहचान जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, है ना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आई पुट इट 1 आवर बिफोर। मैंने इसे 1 घंटा पहले रखा था। सबसे पहला काम क्या है, हमें ऑब्जेक्ट पहचानना, किसे या क्या से। तो चलिए पहचानने की कोशिश करते हैं। किसे, आई पुट इट, मैंने इसे रखा था। किसे रखा था, इसे रखा था। तो चलिए किसे रखा था, इसे रखा था, या ऐसा भी क्या रखा था, तो इसे रखा था। तो हम इसे क्या से निकालते हैं तो निकल के आया इट। क्या रखा था, इसे रखा था। क्लियर है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है पैसिव वॉइस में किसे और क्या दोनों मिले, कोई एक मिलने से ही बनेगा। लेकिन हाँ, पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब किसे और क्या ये दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलना चाहिए। 2 मिल गया तो कोई बात नहीं है, कोई एक का रहना जरूरी है। जैसे यहाँ पर क्या से मिला, किसे से नहीं मिला। ओके। एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कब से। कब रखा था, 1 आवर बिफोर। तो ये एक ऑब्जेक्ट और है 1 आवर बिफोर। ओके। लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनाते समय किसे क्या को ही लेके चलना है, बाकी के कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कब से मिल गया ऑब्जेक्ट उसको हमको अदर वर्ड ही समझना है। अर्थात फार्मूला के हिसाब से अदर वर्ड को अदर वर्ड की जगह में रखेंगे। ठीक है। अर्थात यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमें मिला क्या, तो इस सेंटेंस को हम यहाँ लिख लिए, आई पुट इट 1 आवर बिफोर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ, इट। और 1 आवर बिफोर जो है ये अदर वर्ड है। क्यों, क्योंकि कब से मिलने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सब अदर वर्ड होगा। किसे क्या से जो हो वो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है। तो क्या से जो ऑब्जेक्ट मिला हमें उसको हम लोग पहले लाएंगे, यानी इट को पहले लाएंगे। और तो पहले लाएंगे तो इट ही रहेगा। इट का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी इसका वही है, इसलिए इट ही रह गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब। सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब इसमें अगर है तो एक्टिव वॉइस में अगर है तो पैसिव वॉइस में उतारेंगे, और नहीं है तो नहीं उतारेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय कि एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है, इसलिए हम लोग वो स्थान को छोड़ देंगे। इसके बाद बारी आती है खाली स्थान। तो खाली स्थान भरते समय हमें एक्टिव वॉइस के वर्ब के रूप पर ध्यान देना होगा। तो आई पुट, देखिए पुट जो है ये वर्ब का पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो तीसरा ये तब होता जब इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब रहता, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल कुछ भी रहता, मॉडल वर्ब या फिर आपका सहायक क्रिया रहता, तो ये वर्ब का तीसरा रूप होता। यानी ये तीसरा रूप नहीं है पुट, या तो पहला है या दूसरा है। तो अब सेंटेंस पे नज़र रखिए क्या है, मैंने इसे 1 घंटा पहले रखा था, यानी घटना बीत चुकी है, बीत गया है घटना, इसलिए पुट जो है वो वर्ब का दूसरा रूप है। ये थोड़ा पहचानना आना चाहिए सर। ओके। तो पुट वर्ब का पहला रूप भी है, यहाँ पुट वर्ब का दूसरा रूप भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रूप है पास्ट टेंस है, क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले इसे रखा था, इसलिए ये वर्ब का दूसरा रूप है। तो वर्ब का जब दूसरा रूप है तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, वाज या वेयर। तो इसके साथ वाज होता है, इसलिए वाज का प्रयोग किए। चलिए खाली स्थान भर लिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, पुट का तीसरा रूप वही होता है, यानी पुट होता है। तो देखिए पुट, थोड़ी देर आगे मैंने आपको कहा कि पुट का तीनों रूप एक ही है, पुट पुट पुट। ये वर्ब का दूसरा रूप है, लेकिन ये तीसरा रूप हो गया। ये तीसरा रूप क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये पुट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब है इस नाते ये वर्ब का तीसरा रूप है। लेकिन यही पुट यहाँ पर दूसरा रूप था, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। ओके। और दूसरा रूप इस कारण से भी है कि घटना बीती हुई है। तो चलिए
वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए वाज हुआ। इट वाज पुट, इट वाज पुट, ये खाली स्थान भर दिए, वर्ब का तीसरा रूप भर दिए। अब अदर वर्ड में 1 आवर बिफोर, ये जो बच गया अदर वर्ड उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 आवर बिफोर। फार्मूला में देखिए बाई सब्जेक्ट, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं बाई और आई को पीछे रखेंगे यानी ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो इस तरह से एक और पैसिव वॉइस बना और बहुत अच्छा उदाहरण ये, क्योंकि पुट को लेके जो कन्फ्यूजन पैदा होगा वहाँ, इसलिए मैंने एक उदाहरण ऐसा रखा। तो आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि पुट को पहचानना जरूरी है कि ये कौन सा वर्ब का रूप है, क्योंकि पुट वर्ब का पहला रूप भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो हम कैसे सिलेक्शन करेंगे कि ये कौन सा रूप है। पहली बात है पुट तीसरा रूप नहीं है, क्योंकि अगर तीसरा रूप होता तो उसके आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर कुछ ना कुछ होता, जैसा कि नीचे में देख रहे हैं ये वर्ब का तीसरा रूप है क्योंकि इसके आगे वाज है, लेकिन ऊपर में नहीं था इसलिए वर्ब का तीसरा रूप नहीं है। रही बात या तो वर्ब का दूसरा रूप है या फिर पहला रूप है, तो इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि ये घटना बीत चुका है, अर्थात ये वर्ब का दूसरा रूप है, अर्थात पास्ट टेंस है, क्योंकि मैंने इस पत्र को 1 घंटा पहले रखा था, इसका मतलब घटना बीत चुकी है, इसलिए ये वर्ब का दूसरा रूप है। तो दूसरा रूप है इसलिए वाज का प्रयोग किए। अगर ये पहला रूप होता तो यहाँ इज का प्रयोग करते, इट के साथ इज होता है तो इसका प्रयोग करते। क्लियर है सर। तो इस तरह से हम दूसरे उदाहरण में कुछ रस पाए हैं पैसिव वॉइस से संबंधित। और एक उदाहरण लेते हैं नेक्स्ट। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट पहचानने का काम पहला है और ऑब्जेक्ट पहचानिए, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन है ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ नोन देम, ही हैज़ नोन देम, इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने का प्रयास करते हैं हम लोग। किसे, क्या से, दोनों में से कोई एक मिले तब भी चलेगा, दोनों मिले तब भी चलेगा। तो चलिए किसे, इसका हिंदी क्या है, ही हैज़ नोन देम, वह उसे जानता है, वह उसे पहचान चुका है, वह उसे पहचान चुका है या जान चुका है। तो चलिए किसे या क्या, तो किसे जान चुका है तो उत्तर आएगा देम। ओके, ये ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। क्या जान चुका है इसमें नहीं है, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है किसे। चलिए ऑब्जेक्ट की पहचान तो हो गई, O1, इसे O1 कहेंगे, ऑब्जेक्ट पहला। अब पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका, ही हैज़ नोन देम का। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन मिला, देम। तो देम को सब्जेक्ट के रूप में पहले लिखना है, पहले लिखना हमने सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। तो देम का सब्जेक्ट होता है दे, तो हम दे लिख दिए। ये प्रोनाउन वाली स्लाइड से आप फिर देख लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेगा तो होगा, मतलब एक्टिव वॉइस में अगर सहायक क्रिया है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कि एक्टिव वॉइस में हैज सहायक क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पैसिव वॉइस में भी हैज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन दे के साथ तो हैज़ होता नहीं है, हैव होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए बदल करके हम लोग यहाँ रखेंगे हैव। ठीक है। अब बीन का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने आपको कह चुका था इस खाली स्थान में अगर हैज, हैव, हैड है पैसिव वॉइस में, तो खाली स्थान में बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड है तो एक्टिव वॉइस में यहाँ हैज है, इसलिए बीन का प्रयोग हुआ। क्लियर है, खाली स्थान भी पूरा हो गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो नोन वर्ब का तीसरा रूप ही है, क्योंकि पहला रूप नो, दूसरा रूप न्यू एंड थर्ड फॉर्म है नोन। तो ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम उसको उतार देते हैं, नोन को नोन ही रहने दिए क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बारी है अदर वर्ड का, तो अदर वर्ड बाकी के ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ तो बाकी का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए अदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बारी है बाई और सब्जेक्ट की, तो माइंड इट, याद रहे कि नो के साथ बाई का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो नो के साथ बाई के स्थान पर टू का इस्तेमाल होगा, तो हम टू का इस्तेमाल किए। ओके, उसके बाद याद रहे ये बात है, नोन के साथ या नो के साथ पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसके स्थान पर टू होता है। ये अक्सर परीक्षा में दे दिया करता है। उसके बाद सब्जेक्ट, ही यहाँ सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो नोन टू हिम। ये इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना।
चलिए हम लोग जान लेते हैं वो कौन कौन से वर्ब हैं जिसके साथ बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करना है। जैसे नो के साथ टू करना है, मैरिड के साथ टू करना है, प्लीज़ के साथ विथ करना है, सरप्राइज के साथ विथ करना है, कंटेंट के साथ इन का प्रयोग करना है। इन अगर पैसिव वॉइस में ये सारे वर्ब आ गए मेन वर्ब, तो उसमें हम लोग का बाय का प्रयोग नहीं करना है, उससे बचना है। अब वर्ब पहचानना यानी मेन वर्ब पहचानना आपको आ गया होगा, जिसमें ना रहेगा, खाना पीना रोना जाना, ओके। ये सब वर्ब मेन वर्ब होता है। ये भी हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, ऑब्जेक्ट का पहचान। आप एक बार में एक साथ नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, रुक रुक करके देखिए, लेकिन पूरी तरह एक समझ में आ जाए तो अगला देखिए। चलिए एक और सेंटेंस ले, एवरीवन हैज़ कॉल्ड हिम, सभी लोग उन्हें बुलाया है। तो चलिए किसे या क्या से हम लोग पता करते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट का पता करना। किसे बुलाया है, तो एवरीवन हैज़ कॉल्ड हिम उसे बुलाया। तो किसे बुलाया है, तो उसे बुलाया। ये ऑब्जेक्ट, एक ठो ऑब्जेक्ट हमें मिला। क्या बुलाया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक ही ऑब्जेक्ट हमको यहाँ मिला हिम, और वो ऑब्जेक्ट वन। पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसका यहाँ लिख दिए एवरीवन हैज़ कॉल्ड हिम, तो चौथा नंबर पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले रखेंगे, जैसा कि फार्मूला में देख रहे हैं आप, फार्मूला में तो ऑब्जेक्ट को नहीं यहाँ हिम, तो हिम को पहले ला दिए तो ही हो गया। उसके बाद फार्मूला में सहायक क्रिया रहेगा तो होगा, या मेन मॉडल वर्ब अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, इसलिए यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा। ही के साथ भी हैज़ का ही प्रयोग होता है, इसलिए हैज़ हुआ। प्लूरल होता तो हैव हो जाता। ये भी गई, इसकी बारी खत्म। अब है खाली स्थान भरेंगे। तो खाली स्थान में हम लोग को एक्टिव वॉइस में वर्ब का रूप पहचानना होगा, या फिर देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में हैज है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हैज, हैव, हैड रहने से पैसिव वॉइस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। तो यहाँ बीन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो कॉल्ड वर्ब का तीसरा रूप है, वो तीसरा रूप में ही रहेगा। दूसरा रूप भी यही होता है। उसके बाद अदर वर्ड, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं कि अदर वर्ड आएगा। उसके बाद बारी है बाई और सब्जेक्ट की, लेकिन इस पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि याद रहे अगर कोई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हम लोग, अगर उसका सब्जेक्ट इनडिफिनिट है, मतलब डेफिनिट नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पता नहीं चलता है कि वो पुरुष है या महिला है, तो ऐसे को इनडिफिनिट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एवरीवन से पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके, याद रहेगा। इसलिए यहाँ एवरीवन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक दूसरा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, वहाँ आपको कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, उसको दूर कर देते हैं। जैसे देखते हैं ये दे हो ना, अगर ये पैसिव एक्टिव वॉइस में दे रहता तो दे से पता नहीं चलता है कि सब ये जो सब्जेक्ट है, मतलब दे अगर पहले रहता कि मेल है न फीमेल है, तो इसका भी प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे हम लोग, ओके। अब यहाँ एक बात है बताने लायक कि उसका प्रयोग, देम का प्रयोग आप कभी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठ रहे हैं, नौकरी चाकरी की परीक्षा में, तो आप वहाँ देम का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाते समय ना करें। लेकिन अगर आप स्कूली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपको इसको समझदारी के साथ प्रयोग करना है, क्योंकि क्लास 12 तक ग्रामर जो दिया करता है परीक्षा में, वो आपका बुक के रिलेटेड रहता है, बुक से ही रहता है। तो बुक में आपको अगर दे कहीं मिल जाए तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि दे यहाँ किसको कहा गया है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस मिलता है जिसको किताब में कहानी के रूप में पढ़े हों, और वहाँ देम देखा गया कि 4-5 लड़कों के लिए देम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा बाय देम, क्योंकि वहाँ पर देम का स्त्री है न पुरुष है, बुक से पढ़ के आप समझ चुके हैं।
कि यहाँ देम या दे कौन है, इसलिए प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आउट ऑफ टेक्स्ट रहता है ग्रामर, इसलिए वहाँ दे का पता नहीं चलता कि वो फीमेल है या मेल है, इसलिए वहाँ हमें इग्नोर करना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन पाठ्यक्रम में तो आप दे के बारे में समझ चुके हैं कहानी में कि दे यहाँ फीमेल है या मेल है। अब जब जान चुके हैं तो उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। 5 नंबर भी हम लोग देख ले। 5 नंबर क्या है? ही रन्स। ये बहुत मज़ेदार है, देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानने के सबसे पहले किसे या क्या से, वह दौड़ता है। किसे दौड़ता है नहीं मालूम, क्या दौड़ता है नहीं मालूम, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस यहाँ बनेगा, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनेगा ही नहीं। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ना रहते हुए भी पैसिव वॉइस बनेगा रन का, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या ला सकते हैं इसको। नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसमें एक शब्द जोड़ सकते हैं। कैसे? ही रन है तो आप ही रन ए रेस, वह एक दौड़ दौड़ता है, क्योंकि दौड़ेगा तो कोई दौड़ेगा कोई। अगर वह लड़ता है तो कोई लड़ाई कोई लड़ेगा। तो ही फाइट ए फॉट, ही फाइट से फाइट ऐसे हो सकता है, या ही फॉट ए फाइट। वहाँ पर फाइट में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट फाइट है। इसी तरह ही रन, तो वह दौड़ता है, मतलब एक दौड़ दौड़ता है। लेकिन अगर हम बोले कि वह पीता है, तो भाई पानी भी पी सकता है, दूध भी पी सकता है, चाय भी पी सकता है, कोई डिफिनिट नहीं है कि क्या पी रहा है। लेकिन अगर कोई दौड़ता है तो एक ही चीज़ है, वो क्या? एक दौड़ को दौड़ता है, यानी रेस को दौड़ता है। यानी एक ऑब्जेक्ट यहाँ छिपा हुआ है, रेस, जिसे आपको पैसिव वॉइस बनाते समय वापस लाना होगा, है ना। वो क्या दौड़ता है? तो रेस को दौड़ता है। तो अ रेस, यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते समय अ रेस को लाए। अब ये वर्ब का 5वां रूप है, तो देख सकते हैं पहला 5वां के लिए इज या आर या एम का प्रयोग होगा, तो इज का प्रयोग हुआ। उसके बाद फार्मूला में देख सकते हैं वर्ब का 3रा रूप का प्रयोग होगा, तो रन का 3रा रूप रन होता है, RUN। वर्ब का 2रा 3रा सब एक ही होता है, तो 3रा रूप रन का प्रयोग कर दिए। 5वां रूप है एस को देखने से लग रहा है 5वां रूप है, क्योंकि अंत में एस लगा, इसलिए उसका इज हुआ और यहाँ वर्ब का 3रा रूप हो गया। अदर वर्ड, दूसरा तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए अदर वर्ड का प्रयोग तो नहीं होगा। बाय और सब्जेक्ट, तो बाय का प्रयोग यहाँ होगा, और ही को हम ऑब्जेक्ट बना दिए तो हिम। इस तरह से ये एक पैसिव वॉइस हुआ। ये 5 उदाहरण है पैसिव वॉइस का, जो बहुत ही काम करेगा। इस 5 उदाहरण को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मैक्सिमम पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ कुछ पैसिव वॉइस बना करके रख दिया गया है, आप इसको देख करके समझे, और अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख करके समझने का प्रयास करें, और जब आप समझ जाएं तो ये एक्टिव वॉइस को उतारे कॉपी में, और बिना देखे इस पैसिव वॉइस को बनाएं। मैं तो कहूँगा कि इसी को ही आप बनाइए, ताकि आप खुद अपने आप को चेक कर पाएंगे कि सही बना या गलत बना। समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो टीचर से पूछ सकेंगे, जान पाएंगे, कह लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर बाद में हम मिलते हैं एक नए